तो भारतीय रेलवे की कोई वाटर पॉलिसी है कि ऐसे ही है कि जहाँ जो अंग्रेज दे के गए वहीं चल रहा है? सभी लोग सोचते हैं कि अब जैसे बिजली का इंजन आ गया, तो बिजली का इंजन से हम समझते हैं कि इसका पानी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ये बात जान के आश्चर्य हुआ कि बिजली का इंजन जो है पानी पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो रेलवे की अपनी वाटर बॉडीज हैं, हाँ, उनको किस तरीके से रिवाइव करने की पहल है और क्या उनका कोई फ़ायदा लिया जा रहा है? हर दिन लगभग 10 से 12 लाख लीटर पानी वो लेक से उठा के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये सोचिए कि रेलवेज़ इतना बड़ा लोड जो है आपकी टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ पे, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ पे नहीं डाल रहा है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत आप सोच रहे होंगे किस तरीके की ज़रूरत? जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको पानी चाहिए, ट्रेन की धुलाई के लिए पानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जब स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी तो हर जगह आपको पानी चाहिए था। लेकिन पानी की जो ज़रूरत है वो ख़त्म नहीं हो गई है। नई नई चीज़ें आ रही, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं और कहीं ना कहीं हाई स्पीड की तरफ रेलवे जा रही है। इन सब के बीच पानी का जो महत्व है लगातार बना हुआ है। तो आखिरकार पानी की बचत कैसे की जाए, पानी को किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रेलवे के पास एक बड़ी ज़मीन है, बड़े बड़े वर्कशॉप्स हैं, तो उसमें बुद्धिमानी के साथ पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसे काम करने के लिए एक भारतीय रेलवे के जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने अनूठा काम शुरू किया है। तो उस अनूठे काम के बारे में बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ वो अधिकारी मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके। सर, जब कहा जाता है बिन पानी सब सून, तो आप पानी के लिए जो है एक अलग तरीके की अनूठी मुहिम छेड़े हुए हैं। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये मुहिम किस तरीके की है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसा कि आपने बताया, रेलवे का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो जाहिर है कि बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, कई तरह से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक कुछ का आपने ज़िक्र कर दिया है, जैसे कि ट्रेन की साफ़ सफाई हो गई। दूसरा एक यात्रियों के लिए पानी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है रेलवे के ऊपर, और उसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए। जितने भी हमारे बड़े स्टेशन हैं उन पे हमारे पास कोच वाटरिंग सिस्टम्स होते हैं, और चूंकि आजकल ट्रेनें जो हैं ज़्यादा समय रुकती नहीं हैं स्टेशंस पे, तो कुछ जगह क्विक वाटरिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जहाँ पे कि हाई प्रेशर पे पानी को कोच के अंदर रखा जाता है। अमूमन हम जब ट्रेन की बात करते हैं तो पानी का ख्याल नहीं आता है, लेकिन एक औसतन एक जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो लंबी 24 घंटे से ज़्यादा चलने वाली ट्रेन होती है, तो उसके अंदर 24 से 26 कैरेज होते हैं, कोचेज़ होते हैं, डब्बे होते हैं। तो उसमें आप समझ लीजिए, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 30,000 से 40,000 लीटर पानी एक ट्रेन में चलता है। 30 से 40 हज़ार लीटर पानी इतना एक सारे ट्रेन के अंदर? सारे सारे अगर आप कोचेस का मिला लें, टोटल जितना हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इतना पानी चलता है। उसके अलावा स्टेशन का भी एक, मान लीजिए जैसे बेंगलोर की मैं बात करूं, वहाँ पे यशवंतपुर स्टेशन है, बड़ा स्टेशन माना जाता है। तो इन इन सारे स्टेशंस में भी 2 से 3 लाख लीटर से 5 लाख लीटर तक प्रतिदिन पानी की खपत होती है। ये तो जो डायरेक्ट परिवहन, जो परिचालन में हम पानी का इस्तेमाल होता है, स्टेशन पे तो हम व्यवस्था करते ही हैं ताकि यात्रियों को पानी की सुविधा हो। इसके अलावा हमारे जो रेलवे का, जैसे आप पुराना हिस्ट्री की बात करेंगे, तो रेलवे की जो उत्पत्ति, जैसे आपने स्टीम लोको के बारे में बात की, तो स्टीम लोको में तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो जब हम रेल के बारे में बात करते हैं और ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें रेल दी है और ये टेक्नोलॉजी दी है, तो उस समय एक और इससे बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ पहलू है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे के लिए वाटर वर्क्स की व्यवस्था की। उसकी हम बहुत कम बात करते हैं, जबकि वो हमारी एक इंजीनियरिंग धरोहर का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने बताया, स्टीम इंजन तो बेसिकली पानी पीता है, कोयला खाता है, पानी पीता है और गाड़ी चलाता है। तो जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम लोकोमोटिव होता है, लगभग एक जो ब्रॉड गेज का बड़ा इंजन होता है, वो 25,000 लीटर
पर आवर तक का उसका पानी की खपत होती है। यानी 1 घंटे में इतनी एक खपत घंटे होती में थी। इतना पी जाता है। तो इसीलिए क्या होता था, जब स्टीम की गाड़ियाँ चलती थी उस समय क्या था कि लगभग हर 80 से 100 किलोमीटर दूर पे हमारे पास ऐसे स्टेशन होते थे जो नॉमिनेटेड होते थे, नामित होते थे कि यहाँ पे इंजन में पानी भरा जाएगा। उनको वाटरिंग स्टेशन भी बोलते थे। और आपको अगर बचपन के यादें कुछ हों, जिस स्टीम ट्रेन में आप चले हों, तो उसको इंजन को काट के थोड़ा आगे ले जाते थे और आगे एक वाटर कॉलम होता था, बड़ा मोटा सा पाइप होता था। उससे पानी जो है एकदम, हाँ, 12 से 15 इंच का आउटलेट का पाइप होता था, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसके अंदर पानी भरा जा सके इंजन में, ताकि वो आगे और यात्रा जारी रख सके। तो जब इतनी सारी जितनी रेलगाड़ियाँ हैं सभी में सभी के स्टीम इंजन्स में पानी भरना है, तो इतना पानी लाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसके स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत जगह तो जैसे नदियों के पास जो स्टेशन होते थे, नदियों से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर तक भी स्टेशन हुए, तो वहाँ पे ये व्यवस्था पूरी करनी पड़ती थी कि नदी से पानी को उठाया जाए, लिफ्टिंग जो पंप्स होंगे उनकी मदद से पास में कोई लाया जाए, और स्टेशन के पास में जो रिजर्वायर्स हैं बड़े बड़े बनाए गए, उसके अलावा जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं बड़े बनाए गए, और सबको इस हिसाब से बनाया गया था कि जितनी ट्रेनें आनी हो स्टेशन पे उतने हिसाब से पानी भरे। तो अगर आप पीछे जाएं तो उस समय पानी की जो मेजर खपत थी वो स्टीम इंजन की थी। स्टेशन पे तो काफ़ी कम था खपत, और कोचेज़ वगैरह जो हमारे ट्रेन के अंदर है उसके अंदर भी उतनी नहीं थी। और ये चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो रेल चलाने की जो व्यवस्था है, जो लोकोमोटिव की व्यवस्था है, उसमें स्टीम का हम सोचते हैं कि केवल वहीं पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डीजल हमारे लोकोमोटिव्स होते हैं, डीजल इंजन में भी कूलिंग के लिए हमें पानी की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर है उतना ज़्यादा नहीं जितना कि स्टीम इंजन में, लेकिन उसमें भी हमें मतलब समझ लीजिए कि 2-3 दिन में पानी एक बार भरना पड़ता है, और वो बड़ा शुद्ध पानी होता है, क्योंकि कूलिंग वाटर सिस्टम, आप डीजल इंजन है उसके अंदर कूलिंग वाटर सिस्टम में आप करेंगे तो उसमें बहुत सारे एडिटिव्स वगैरह भी मिलाए जाते हैं ताकि वो अंदर उसकी क्वालिटी ठीक रहे, स्केलिंग ना हो। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सभी लोग सोचते हैं कि अब जैसे बिजली का इंजन आ गया, तो बिजली का इंजन से हम समझते हैं कि इसका पानी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि बिजली का इंजन जो है पानी पे ज़्यादा निर्भर करता है डीजल इंजन की तुलना में। अरे ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि आप देखिए, भारत का आप एग्जाम्पल लें तो अधिकतर हमारी पावर जनरेशन कैसे होती है, बिजली का इंजन बिजली से चलता है, लेकिन पीछे से बिजली आती कहाँ है, वहाँ कोयला जलाया जाता है और पानी। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, आपका कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है। अभी भी इंडिया में 60 से 70% तक जो पावर जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से है। तो एक तरह से देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजन कहने को प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिकल, लेकिन बैकग्राउंड में तो वो भी स्टीम इंजन ही है। चाहे आप उस पे चले जाइए, चाहे न्यूक्लियर पावर पे चले जाइए, वहाँ भी पानी का इस्तेमाल है। बिल्कुल। और हमें लगता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में तो है ही है। बिल्कुल। तो पानी का मतलब, पानी और रेल का बहुत गहरा संबंध है। इसके अलावा एक और संबंध ये भी है कि आप जहाँ भी रेलवे लाइन बिछाते हैं तो रेलवे लाइन का एक नियत ग्रेडियंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते हैं। बहुत चढ़ाई अगर ज़्यादा है तो वो फिर ट्रेन उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती है। तो वहाँ पे भी वो ग्रेडियंट लाने के लिए बहुत जगह क्या है, हमको कटिंग करनी पड़ती है। जो ट्रैक बिछाते हैं तो ज़मीन में या एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है। एम्बैंकमेंट मतलब आपने देखा होगा, पूरा मिट्टी डाल के उसको उठाया जाता है ट्रैक को। तो जहाँ भी ऐसा होता है तो इनवेरेबली क्या होता है कि फिर आप किसी न किसी वाटर बॉडी को, आप क्योंकि आप खुले मैदान में जा रहे हैं, किसी न किसी वाटर बॉडी को आप इम्पैक्ट करते हैं। तो पानी और रेल का बहुत गहरा संबंध है। जब शुरू में रेल आई थी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि जब ब्रिटिशर्स ट्रेन चलाना चाहते थे तो 2 कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा था। एक ईस्ट इंडियन रेलवे जो कोलकाता बेस्ड थी, और दूसरा जो थी आपकी जो बॉम्बे बेस्ड थी। तो हम सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल 1893 में 1853 में 53 में पहली गाड़ी चलाई गई थी। तो हम सभी उसका, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली पहली गाड़ी चलनी थी कलकत्ते में, लेकिन क्या हुआ इनका कि इनका जो जहाज़, जो इंजन और जो डब्बे थे, ये इंग्लैंड से आने थे। और एक क्लरिकल मिस्टेक के कारण क्या हुआ कि इंजन पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। वो शिप जो है उसकी बुकिंग जो है कलकत्ते के बजाय ऑस्ट्रेलिया के पहुंचना कोलकाता था, पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब जब घूम के आता तो अगले साल आया वो। उस ज़माने में यही रफ्तार हुआ करती थी।
और एक और हादसा ये हुआ कि जो कोच थे, जो ट्रेन के डब्बे थे, वो ऑलमोस्ट कलकत्ता पहुंच गए थे, वहाँ डायमंड हार्बर के पर आके उनका जहाज़ डूब गया। तो कुछ ऐसा समझिए कि इनकी किस्मत ख़राब थी ईस्ट इंडिया रेलवे की। तो इन्होंने लगभग 1 साल के बाद अपनी पहली ट्रेन चलाई, पहली ट्रेन बॉम्बे में चली, तो वहाँ पे भी एक तरह से पानी का खेल हो गया। और एक और चीज़, जब अंग्रेज बना रहे थे ईस्टर्न पार्ट में, ख़ास तौर से जब बना रहे थे, तो पानी का बहुत ही, चूँकि वहाँ डेल्टा एरिया है आपका इंडिया का, जो पहले बांग्लादेश का पार्ट जो था, तो वहाँ पे जितना भी रेल लाइन बिछाई गई उससे पानी की व्यवस्था में बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, नदियों के फ्लो में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। तो कई जगह पे वाटर लॉगिंग हो गई, कई जगह पे फ्लडिंग जहाँ नहीं थी वहाँ चालू हो गई, कई तरह की बीमारियाँ होने लगी। तो उस दौरान काफ़ी कुछ रेल के कारण पानी पे इम्पैक्ट पड़ा और पानी के कारण रेल पे भी इम्पैक्ट पड़ा। पानी से कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि पानी की बहाव और दिशा के कारण आपका रेल की पटरी भी उसी हिसाब से बिछाई जाती है कि कम से कम असर पड़े उस पे, गाड़ियों के परिचालन पे। और जैसे ब्रिजेज़ वगैरह बनाते हैं तो एक तरह से ही हम ब्रिज बना सकते हैं, जैसे ट्रेन को, ट्रैक को क्रॉस कराना है। तो पानी और रेल का बहुत ही गहरा संबंध है, प्रत्यक्ष रूप से भी या अप्रत्यक्ष रूप से भी। बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं, ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट को लेकर जो एक काम शुरू किया आपने जगह जगह रेलवे में, जैसे अगर हम बात करें हावड़ा की, तो हावड़ा में जो है आमतौर पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कुछ ऐसा हुआ तो पानी भर जाता है, ये स्थिति होती थी। और यही स्थिति जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। यानी हाल के सालों में देखें तो ज़्यादा बारिश हुई तो पता है पटरियों पर पानी। और ये आम तौर पर जो भी बड़े स्टेशन हैं, ये आम बात होने जा रही है। तो इसका क्या क्या सल्यूशन है, क्या कोई तरीका निकाला गया इन सब चीज़ों का? कई सारे सल्यूशन हैं, और सल्यूशन की जहाँ तक बात होती है, वो साइट, बहुत पानी का जो मसला है बहुत साइट स्पेसिफिक है। जैसा कि आपने बताया, जैसे हावड़ा में जो समस्या है, जैसे मैं बेंगलोर में भी काम कर रहा हूँ, चेन्नई में भी काम कर रहा हूँ, तो इन सब जगहों पे अधिकतर जगह पे पानी की कमी की समस्या है, पानी की उपलब्धता की समस्या है। लेकिन हावड़ा में अलग है पूरा। हावड़ा में 2 यूनिट्स हैं, जो हावड़ा डिवीज़न है, हावड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, और लिलुआ जो वर्कशॉप है उनका ईस्टर्न रेलवे का, दोनों ईस्टर्न रेलवे की इकाइयाँ हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुतायत की समस्या है। अभी जैसे 23 सितंबर को कलकत्ते में बड़ी अप्रत्याशित बारिश हुई थी, और उस दौरान कलकत्ता जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ पे पूरा पानी भर गया था। तो जब पानी इस तरह, एक तो आपका इनपुट बहुत आ रहा है, और हावड़ा कलकत्ता एरिया जो पूरा है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, चाहे शहर हो चाहे रेलवे की फैसिलिटीज़ हों। तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या रेलवे के ऊपर यह आती है कि शहर का जो पानी है वो भी ट्रैक पे आ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ट्रैक पे पानी का जमाव ज़्यादा होता है और यातायात पे उसका असर पड़ता है। तो वहाँ पे हर जगह जैसे पानी को लाने की अच्छी व्यवस्था रेल के द्वारा की गई थी, शुरू से ही पानी की निकासी का जो अच्छी व्यवस्था हो, ये बहुत ही ज़रूरी है रेल के लिए, क्योंकि नहीं तो उससे, जैसा आपने बताया, ट्रैक पे पानी आने की संभावना हो सकती है और परिचालन पे असर पड़ सकता है। हावड़ा की जहाँ तक बात करें तो हावड़ा हुगली नदी के ऊपर है, तो वहाँ पे जो पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था है, ब्रिटिश पीरियड से ही अच्छी व्यवस्था है। लेकिन समय के चलते चलते क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में जमाव होने लगता है, जैसे आपका सिल्टिंग की समस्या हो जाती है। और आजकल जो प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो वाटरवेज़ हैं बहुत जगह क्लॉग हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक आपकी जाती है और वो जाके जो पानी की नालियाँ वगैरह हैं उसमें जाम कर देती हैं, उसके कारण जो जमाव हो जाता है। तो इस बार जैसे हावड़ा में समस्या हुई थी, और जो कि कई सालों से चली आ रही है, कि एक तो हमें प्रत्यक्ष रूप से ट्रैक पे दिखता है, स्टेशन के पास दिखता है, उसके अलावा जो रेलवे की मेंटेनेंस यूनिट हैं वो उस पर बहुत असर होता है। क्योंकि हमारी जितने रेलवे की मेंटेनेंस यूनिट हैं उसमें एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है, उसको पिट बोलते हैं। जो आपका ट्रैक है उसके बीच में इतनी जगह होती है, पिट एक गहराई में होता है, एक जगह बीच का हिस्सा गहरा होता है, ताकि कोई व्यक्ति नीचे जाके पूरी गाड़ी का एग्जामिनेशन कर सके। वो बहुत ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, वो सेफ्टी होता है। उसमें नीचे जाके हम लोग जो आपका ब्रेक सिस्टम से, सस्पेंशंस हैं, व्हील्स हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया जाता है। अब जब पिट में ही पानी भरा रहेगा तो अब ये समस्या हो जाती है कि उस गाड़ी को कैसे हम एग्जामिन करें, कैसे सर्टिफाई करें। बिना सर्टिफिकेशन गाड़ी चलेगी नहीं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार जो है हमें जो रेल की जो सर्विसेज हैं वो हमको सस्पेंड करनी पड़ती हैं क्योंकि उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। पहले तो ये कोशिश की जाती कि इसको जैसे कलकत्ते एरिया में दूसरी एक कोई इकाई है जहाँ पे उसका निरीक्षण हो सकता है, वहाँ पे ले जा के करें, लेकिन कई बार नहीं संभव होता है, तो फिर उसका असर तो पड़ता ही है। एक हावड़ा डिवीज़न ने बड़ा अच्छा एक बहुत कार्यक्रम चालू किया है जिसके तहत उसको पानी की निकासी को और कैसे किया जाए उस पे काम किया जा रहा है। लगभग 4-5 साल पहले एक काम किया गया था जिसमें कि पंप करके जो उस एरिया का पानी है उसको एक कलेक्शन वेल में लेके पंप करके हम हुगली में डाल रहे थे। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ख़ास तौर से कलकत्ता एरिया में हुगली जो है वो टाइड का भी असर उस पर होता है, तो हाई टाइड और लो टाइड होता है, तो उसके कारण कभी कभी जब मतलब आपकी बारिश भी तेज़ हो गई, हाई टाइड भी हुआ, तो पानी की निकासी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बैक फ्लो भी शुरू हो जाएगा। बैक फ्लो समझ लीजिए ऑलमोस्ट स्टेशन तक आ जाता है। तो उन सब कारणों से बहुत, लेकिन काफ़ी काम किया जा रहा है अभी। जैसे एक काम जो हो रहा है वो हावड़ा डिवीज़न में वो ये हो रहा है कि आपके स्टेशन, वो एक टर्मिनल स्टेशन है, तो 8 स्टेशन पुराने हैं, 8 प्लेटफॉर्म, उसके अलावा 16 प्लेटफॉर्म इस तरह से हैं। तो उन सभी के क्रॉस ड्रेनेज जो होता है वो ब्रिटिश पीरियड का था, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, आई थिंक ब्रिक वर्क का था। तो उसके कारण वहाँ स्टेशन पे ही पानी जमने लगा, मतलब वो ऑलमोस्ट परमानेंटली जमने लगा था, और जब बारिश हो तो और समस्या होती थी। तो एक अच्छा काम किया गया है कि एक क्रॉस पाइप डाला गया। आप समझ सकते हैं कि वहाँ 24 घंटे ट्रेन का परिचालन हो रहा है, उस स्थिति में आपको एक पूरा 800 mm का पाइप अक्रॉस द स्टेशन प्लेटफॉर्म्स आपको इंसर्ट और स्टेशन चल रहा है, ट्रेनें आ जा रही हैं। और उसके अलावा आप किसी को व्यवधान भी नहीं उत्पन्न कर सकते। वहाँ पे हर दिन लाखों यात्रियों का आना जाना है। अभी वो कार्य संपन्न हुआ है। पहला जो मेन कोर उसका काम था कि एक 800 mm पाइप, डाया का पाइप, बड़ा पाइप को आपने 8 प्लेटफॉर्म के क्रॉस डाल दिया है। उसमें ऑलमोस्ट हमारी समझ से अपन 20 दिन के ऊपर लगा था, क्योंकि बहुत ही सावधानीपूर्ण काम करना है। आपको कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आनी चाहिए। ऐसे कामों में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो पूरी ज़मीन ही कोलैप्स कर जाए और आपका ट्रैक डिस्टर्ब हो जाए। तो ये कार्य संपन्न हुआ है। अब उसको ऊपर जहाँ जहाँ पे आपका जो ड्रेनेज का व्यवस्था है उस ड्रेन से जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन पीछे जो हावड़ा के पीछे जहाँ गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, टिकियापारा एरिया, वो सब एरिया अभी भी वो भर जाता है पानी, उसके लिए भी है प्लान। तो ये एक तरह से रेलवे का पानी के साथ हर तरह का नाता रिश्ता है, प्लस भी है माइनस भी है। तो उस एरिया में ये इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरा, जैसे बेंगलोर में क्या है कि हम सिटी से पानी लेते हैं, शहर की जो म्यूनिसिपल सप्लाई है BWSSB, उसके द्वारा पानी लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अपने इंटरनल रिसोर्सेज से जितना जनरेट कर सकें। तो ये एक प्लान चल रहा है। दूसरा अच्छा, एक और चीज़ है अजय जी, मैंने कई बार विजुअल देखे हैं। हाँ हाँ, कि वो अमूमन वायरल होते हैं कि कोई टंकी खुली हुई है और ट्रेन जा रही है और तेज़ी से पानी जा रहा है और यात्री भीग रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके की जो पानी की बर्बादी है, कई जगहों पर क्या है, नल खुले हुए हैं। तो इनके लिए कोई सल्यूशन या कुछ सोचा गया है, या इसके बारे में आपने कुछ कोई चीज़ें तैयार की हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो और आसानी से जो जहाँ पानी जाना है ट्रेनों में या जिसके लिए बनाया गया वो जाए? तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है। जो आपने जिसका अभी आपने विवरण दिया है वो क्या है कि जिसका मैंने कोच वाटरिंग का जिक्र किया था, तो वो काफ़ी आपको एक बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा पानी को ट्रांसफ़र करना होता है पाइपलाइन से। पानी जो कोच के अंदर पानी की टंकी है उसके अंदर, तो ये मतलब काफ़ी स्वाभाविक है कि काफ़ी रफ्तार से पानी जाएगा। तो वो जो बड़े अच्छे मतलब क्या कहते हैं वायरल से वीडियो आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो या तो गलती से या किसी ने जानबूझ के उसको खोल दिया है, और वो क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे रहता है तो वो पूरा आपका मतलब काफ़ी एरिया कवर होगा और काफ़ी अच्छा दृश्य प्रस्तुत करेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। अब इसको कैसे अवॉइड किया जाए? अवॉइड करने का क्या है कि ये एक्चुअली जैसे ट्रेन कोई खड़ी है और बीच, आपने देखा होगा बहुत जगह क्या है कि यात्री भी पटरी पे उतर जाते हैं, उसके अलावा कभी कभी वेंडर्स भी उतर जाते हैं, तो कभी कभी उनके द्वारा भी ये ऑपरेट हो जाता है। और इसको हम
कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह का हो कि टेम्पर प्रूफ जिसको बोलते हैं हो, ताकि कोई जिसकी जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे पानी ना जिसको खोला जा अपने सके। आप ना खुले, हाँ, पानी ना खोला जा आसानी से ना सके, खुले। हाँ। अच्छा, एक और चीज़, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं, प्लस रेलवे की अपनी वाटर बॉडीज़ हैं, हाँ, हाँ, उनको किस तरीके से रिवाइव करने की पहल है और हाँ, क्या हाँ। उनका कोई फ़ायदा लिया जा रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जैसे कि मैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आप तो जानते हैं हमारी पहली मुलाकात वहीं पे हुई थी, और वहाँ पे जो है भारत का पहला कोच बनाने का कारखाना खोला गया था। मेरे को जो याद आ रहा है 1960-65 के दशक में खोला गया था। वहाँ पे भी वहाँ जो पेरम्बूर एरिया है जो चेन्नई का, वहाँ पे और जो सदर्न रेलवे का एरिया है, उन सब के लिए वहाँ एक काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है, उसको आईसीएफ लेक बोलते हैं, और उसका ओरिजिनल नाम विलीवक्कम टैंक है एक्चुअली। तो वो मैन मेड टैंक है, तो वहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई थी। उसके रखरखाव की भी उससे हम पानी लिया जाता है, जो कि सदर्न रेलवे को भी जाता है और आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को भी जाता है। तो वहाँ पे जो इनलेट टाप का है उसको ठीक रखना, उसकी डिसिल्टिंग करना, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और उसको पूरा पेरीमीटर को सिक्योर करना ताकि वो एक तरह से ठीक हालत में रहें। ये सारा काम होता है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि वाटर बॉडीज़ भी हैं। जैसे मैं हुबली में भी था, हुबली में एक पूरी लेक है 300 एकड़ की, देवर गुड़ियाल लेक बोलते हैं, बहुत ही अच्छा पानी उसका है। वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर शहर में जो रेलवे के जो फैसिलिटीज़ है वहाँ लाया जाता है। हर दिन लगभग 10 से 12 लाख लीटर पानी वो लेक से उठा के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये सोचिए कि रेलवेज़ इतना बड़ा लोड जो है आपकी टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ पे, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ पे नहीं डाल रहा है। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि उतना हम पानी शहर के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हम उस हिस्से को मांग नहीं रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटी हैं तो हमें पानी देने की प्राथमिकता रहेगी ही रहेगी अगर हम करते हैं। तो ये चीज़ है अच्छा, जो। एक और चीज़ मैं जानना चाहता, रेल व्हील फैक्ट्री की अगर हम बात हाँ, करें, हाँ, तो वहाँ पर भी जो है इस तरीके का काम पर्यावरण को लेके किया गया है, ज़रा जी। उसके बारे में ज़रा बताइए क्या है? हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें रेल व्हील फैक्ट्री सबसे यूनिक है। यूनिक इस तरह से कि बाकी फैक्ट्री में फैब्रिकेशन का काम होता है, जैसे गाड़ी बननी है तो आपका शीट मेटल उस तरह का काम होता है। लेकिन जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो वहाँ पे बेसिकली जैसे ढलाई का काम जिसको बोलते हैं हम लोग, हॉट शॉप बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो इसका काम होता है। तो हर दिन जैसा कि वहाँ पे 400 टन लगभग स्टील को गलाया जाता है, फिर उसे ढलाई करके उसके पहिए बनाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो एक्सल होते हैं उनकी फोर्जिंग की जाती है। मतलब आप एक पीस लेते हैं, बड़ा स्टील का पीस लेते हैं, और उसको जो ऑटोमेटेड फोर्जिंग मशीन्स बोलते हैं उसमें डाल के उसको आप एक्सल के शेप में करते हैं। लेकिन उसके लिए भी उसको आपको लगभग 1200 डिग्री हीट करना, 1200 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ता है स्टील को। तो इतना जब हीट हॉट का काम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे कूलिंग वाटर की ज़रूरत होती है। लगभग 2 से 3 लाख लीटर एवरी डे केवल प्रोसेस में कूलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया था जहाँ पे उस फैसिलिटी के अंदर ही लगभग 4 ओपन वेल्स थे। तो उन ओपन वेल्स की सहायता से हमने पूरा जो 2 से 3 लाख लीटर प्रोसेस के लिए पानी चाहिए था उस पर हम आत्मनिर्भर हो गए थे। पूरा पानी हम लोग इंटरनली लेते थे। मतलब कहीं बाहर से एक बूंद भी नहीं ले रहे हैं? मतलब BWSSB का जो पानी था वो पीने के लिए और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन प्रोसेस के लिए हमने लेना बंद कर दिया। और उसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस फैक्ट्री के अंदर 3 बोरवेल भी थे, तो उनका इस्तेमाल भी हमने बंद कर दिया। तो अब जो है बोरवेल और ओपन वेल में लोग भूल गए हैं ओपन वेल्स के बारे में, जो जैसे पहले गांव का कुआं होता था। तो ये अलग अलग लेवल पे वाटर को एक्सेस करते हैं। जो ज़मीन के अंदर है अलग अलग लेवल पे पानी होता है। जो बोरवेल है उस कन्फाइंड एक्विफर बोलते हैं उसको, जो कि काफ़ी गहरा होता है, 300-400 फीट, और जैसे अभी बेंगलोर में 1000 के ऊपर हो गया। दिल्ली एरिया, गाज़ियाबाद एरिया आप अच्छा, जानते बेंगलुरु में होंगे, 1000 फीट से पानी लेवल चला 1500 गया? तक फीट तक पानी मतलब नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। वो ग्राउंड वाटर, वो क्या है कि आपका एब्स्ट्रैक्शन जो पानी निकासी है जो ज़मीन से हम निकाल रहे हैं उसकी रेट बहुत ज़्यादा है, और जो वापसी जो होना है वो होती नहीं है। बारिश के समय जो रिचार्ज होना है वो नेचुरल ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने पूरी सिटी को बिल्टअप कर दिया है। बिल्टअप एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे रोड्स हो, चाहे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, चाहे बिल्डिंग्स हो। तो पानी ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा है। वही पानी धीरे धीरे करके नीचे जो कन्फाइंड एक्विफर है उसमें पहुँचता है। लेकिन कन्फाइंड एक्विफर जो है एक तरह का फॉसिल वाटर होता है। वहाँ पानी पहुँचने के लिए डिकेड, सेंचुरीज, इवन मिलेनिया लग जाते हैं।
वो सारा पानी आप इस रफ्तार से खींच रहे हैं कि उस रफ्तार से रिचार्ज हो नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप ही नीचे जो जल स्तर है नीचे जाता जाएगा। लेकिन जो ऊपर का आपका जो अनकन्फाइंड एक्विफर है, जिसमें कि बारिश के बाद पानी रिचार्ज होता है, वो मौसमी है, एक तरह से साल भर वो रिचार्ज होता रहेगा जब भी बारिश होगी, घटता बढ़ता रहता होगा। लेकिन उसका इस्तेमाल पूरे देश में बंद कर दिया गया है। बोरवेल की जब टेक्नोलॉजी 60s और 70s के दशक में आई, उसके बाद से ये पूरा बंद कर दिया गया है। और ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन जो डीप बोरवेल्स हैं, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। नंबर 2 और 3 आपके यूएस और चाइना हैं। इंडिया का ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन जो निकासी है वो उन दोनों से मिला के भी ज़्यादा है। अब आप गौर करिए कि इंडिया का लैंड मास तो बहुत कम है कंपेयर टू, आप यूएसए या चाइना ले लें, उनके लैंड मास के कंपैरिजन में तो हमारी जो पानी को यूज़ करने की इंटेंसिटी बहुत हाई है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत आपका एग्रीकल्चर में है, ऑलमोस्ट 70% तक। बाकी जो आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे रेलवे इस तरह से योगदान कर रहा है कि अपने रिसोर्सेज, चाहे वो अपनी लेक्स, वाटर बॉडीज़ हैं, उनसे पानी लेके, या अपने जो शैलो एक्विफर हैं उनको टैप करके अगर हम लेते हैं पानी, तो हम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम करते हैं और एक तरह से जो पूरा उस क्षेत्र का वाटर रेजिलियंस है उसको हम बढ़ाते हैं। तो क्या अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो भारतीय रेलवे की कोई वाटर पॉलिसी है कि ऐसे ही है कि जहाँ जो अंग्रेज दे के गए वहीं चल रहा है? नहीं नहीं, काफ़ी काम हुआ है। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पे सुरेश प्रभु जी का जिक्र करना चाहूँगा। जब वो मंत्री, हमारे रेल मंत्री बने थे, तो उनका चूँकि इन्वायरमेंट, पर्यावरण का बैकग्राउंड था, तो आते ही उन्होंने 2015 में रेलवे के अंदर जो पर्यावरण सेल होता है उसकी स्थापना की। पहले ये मंत्रालय में किया गया, फिर हर एक रेलवे यूनिट में किया गया। पहले 3 रेलवेज़ को लेके किया गया और अब हर एक रेलवे में ये इन्वायरमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट एक विंग स्थापित की गई है। वैसे रेलवे में जो आपका जो कोर है वो सिविल इंजीनियर्स के पास है जो पानी का काम देखते हैं। तो 2017 में जब सुरेश प्रभु जी ही थे, तो उसी समय वाटर पॉलिसी भी रिलीज़ हुई है। जनवरी 2017 में वाटर पॉलिसी रिलीज़ हुई है। काफ़ी अच्छी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चालू हुआ है। लेकिन पानी के मामले में क्या है कि पानी एक ऐसी चीज़ है, चाहे रेल का आप संदर्भ लें या सिटी का संदर्भ लें या फिर इंडस्ट्रीज़ का, जब तक मिलता रहता है कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। जब समस्या होती है, जब कमी होती है, तभी जो है हाहाकार मचता है। अब जैसे इस साल आप तो मौसम भी कवर करते हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि इस साल कितनी अच्छी बारिश हुई है, ज़्यादा ही बारिश हो गई है, तो शांति है, किसी को नहीं। मतलब मैं चूँकि बेंगलोर में रहता हूँ, कर्नाटका में हूँ, तो वहाँ पे जो कृष्णराज सागर KRS डैम जो बोलते हैं, मैसूर के पास में है, जहाँ कावेरी का पानी आता है, तो पहली बार हिस्ट्री में, शायद दूसरी बार हुआ कि जून के महीने में ही, जून ख़त्म होते होते फुल था डैम। जबकि नॉर्मली मिड जुलाई या जुलाई एंड तक वो भरता था, वो जून में ही भर गया इस बार। बाकी जगहों पे भी यही हाल है। तो पानी जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो लगातार होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। अल्टीमेटली ये होता है कि जिस साल थोड़ा समस्या हुई उस साल फिर हम जगते हैं। लेकिन हाँ, चूँकि हमारी वाटर पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करके मैं ये मानता हूँ कि रेलवे के जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो एग्जीक्यूशन का है, जो किसी मिनिस्ट्री, किसी स्टेट के पास नहीं है। और कंट्री वाइड एग्जीक्यूशन की क्षमता किसी के पास भी नहीं है, किसी और गवर्नमेंट एजेंसी के पास नहीं है, वो हमारे पास है। तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, वो अलग बात है। हर जगह संवेदनशीलता है और हर जगह ये कोशिश की जा रही है, जैसे कि बहुत सारे आजकल टर्म्स होते हैं कि नेट ज़ीरो करना है, कि मतलब पानी आप स्वयं आप एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। जैसे कि रेलवे की पहले पॉलिसी थी कि जब कोई स्टेशन बनता था, मान लीजिए वे साइड स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, जो शहर से थोड़ा दूर होता था, पंचायत एरिया उस एरिया में होता था, तो स्टेशन का जो आपका जो इसको बोलते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेट बनता था, तो उसमें एक ओपन वेल या फिर हैंडपम्प का प्रावधान बिल्ट इन रहता था। लेकिन अब क्या है कि अधिकतर जगह चूँकि अब पाइप्ड वाटर पहुँच गया, अब जैसे आजकल आप देखिए क्या हो रहा है कि हर घर नल, हर घर जल की बात हो रही है, गाँवों में भी बात हो रही है। तो थोड़ा सा रेलवे का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, मतलब हम थोड़ा शहर पे भी डिपेंड करने लगे हैं, पंचायत पे भी डिपेंड करने लगे हैं। लेकिन कई जगहों पे अभी भी जो है रेल जो है पानी को प्राथमिकता दे रहा है और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है।
उसका एक दूसरा पहलू भी है, पानी जब आ जाता है हमारे पास, इस्तेमाल के बाद पानी जाता कहाँ है। तो रेलवे में जैसे शहर में होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह की व्यवस्था होती है, तो उसको डायरेक्ट आप वाटर बॉडीज़ में नहीं डालते हैं। रेलवे में भी अधिकतर जगह जो है इसका प्रावधान है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ट्रीट करने के बाद ही पानी जो है रेलवे प्रेमिसेस से बाहर जाता है, चाहे वो कारखाना हो चाहे वो कॉलोनी हो, हर जगह उसी के हिसाब से व्यवस्था की गई है। तो अजय जी, आप जो है जो पानी पर काम कर रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण काम है, इससे रेलवे को फ़ायदा होगा, पूरे देश को फ़ायदा होगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें कि पानी एक ऐसी चीज़ है, जैसा कहा जा रहा है कि जब आपको लगातार मिलता है तो आपको लगता है कि अरे ठीक है, आ रहा है। जो चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती हैं उनका महत्व तभी आदमी समझता है जब वो उसकी कमी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।